हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग हमारे ऐप का नाम है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सब पर बात करेंगे। एक तो यूक्रेन यात्रा हुई है, उसका क्या नतीजा निकला। दो देशों की यात्रा की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और इसके अलावा ये जो स्मारक है खासतौर पर भारतीय महाराजा की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम बात करेंगे। अलग अलग जगहों पर गए, कौन से दो देश हैं, आईसीसी के नए चेयरमैन आपको पता ही है कौन बन गए हैं, वो चर्चा करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी 9/11 जैसा हमला हुआ रूस में, और उसके जवाब में रूस ने जो काम किया है उस पर चर्चा करेंगे। 20वें सेनाध्यक्ष कौन थे जिनका निधन हो गया है अभी हाल ही में, और भी कई टॉपिक है, कई मुद्दे हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? आंसर होगा जय शाह। ठीक है, निर्विरोध वो चुन लिए गए हैं जय शाह। मात्र 35 साल के हैं, और 27 अगस्त को आईसीसी के लिए चेयरमैन का चुनाव हुआ था, और किसी और ने आवेदन नहीं किया था, अप्लाई नहीं किया था इनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में हुआ ये कि निर्विरोध वो चुन लिए गए हैं। मौजूदा जो इस वक्त चेयरमैन हैं या चेयरपर्सन कहिए, ग्रेग बर्कले, उनकी जगह लेंगे जय शाह। और कब से जगह लेंगे? 1 दिसंबर से चेयरमैन का पद संभालेंगे। फिलहाल वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और जब वो वहाँ चेयरमैन की पद संभाल लेंगे आईसीसी की, उसके बाद फिर ये बताया जा रहा है कि अरुण जेटली दिवंगत हैं, अरुण जेटली उनके बेटे और दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहन जेटली वो बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी बन सकते हैं, ऐसा कहना है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जो ग्रेग बर्कले हैं जो मौजूदा चेयरमैन, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 30 नवंबर को। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि फिर उसके बाद 1 दिसंबर को ये ज्वाइन करेंगे वहाँ पर जय शाह। ठीक है, इकलौते उम्मीदवार थे, इनके अलावा कोई और उम्मीदवार नहीं बना था वहाँ पर। और यहाँ एक और बात बताऊँ कि ये ऐसे 5वें अध्यक्ष हैं भारतीय। ठीक है, वहाँ पर इससे पहले 4 भारतीय आईसीसी के चीफ का पद संभाल चुके हैं। आपको बताऊं कि 2015 से पहले आईसीसी के चीफ को प्रेसिडेंट कहा जाता था, बाद में फिर चेयरमैन कहा जाने लगा। तो अगर इंडियन की बात होगी, जगमोहन डालमिया वो 1997 से लेकर 2000 तक थे। फिर शरद पवार जो पॉलिटिशियन है वो रहे आईसीसी के चेयरपर्सन 2000 से 2012 तक। फिर एन श्रीनिवासन वो 2014 से 2015 तक। फिर शशांक मनोहर 2015 से 2020 तक, काफ़ी लंबा अरसा रहा। तो अब जय शाह क्या वक्त आ गया है, और वो नए चेयरमैन चुन लिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आईसीसी से रिलेटेड, चेयरमैन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी आएंगे, ये भी ध्यान रखना है आप, कौन कौन कब कब रह चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा इंटरनेशनल मामला है, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ मैं अच्छी बातें बताऊंगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं आपको कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर को आने वाला है। डेट बढ़ गया है, और 5 सितंबर से ही उसके लिए अप्लाई शुरू होंगे। तो उसके कोर्स हम लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, पराक्रम बैच है, और इसमें टोटल 11 विशेषज्ञ आपको पढ़ाएंगे। ये 10 तो देख रहे हैं, और मैं भी हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स हैं। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है अभी ज्वाइन कर लें, तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि छूट चल रही है। फिर जब कोर्स शुरू हो जाएगा तो प्राइसेस इसके बढ़ जाएंगे। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। करीब 3.5 महीने में आपका पूरा कोर्स करवाया जाएगा। जैसे बाकी कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं शानदार ढंग से, हज़ारों स्टूडेंट जो लाभ उठा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग या आपके जानने वाले अगर कोई हैं तो वो एसएससी जीडी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कांस्टेबल जीडी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, करेंट अफेयर्स का जो मेंबरशिप प्लान है वो आप लोग ले सकते हैं। आईएसपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है। दूसरा बेसिक मेंबरशिप है, रेलवे, पुलिस, टीचर, एसएससी, स्टेट एसएससी, इन सब के लेवल का। ठीक है, तो बेसिक मेंबरशिप प्लान है और आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है, और उसमें करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो भी कई तरीके के, जैसे 1 लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है। मतलब जैसा एग्जामिनेशन है, जितनी जल्दी एग्जामिनेशन हो उस अनुसार जो तैयारी करनी है उसके मुताबिक। और वीडियो का लिंक भी होता है, एक एक वीडियो का। जैसे आगे मैं बताने वाला हूँ आपको, पोलैंड यात्रा
प्राइम मिनिस्टर की, और इसके अलावा यूक्रेन यात्रा। तो जो मैप से बताऊंगा ये सब समझने के लिए आपको वीडियो देखना जरूरी होता है। तो जब आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं उसी पर क्लिक करेंगे और वो वीडियो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग टेस्ट लेते हैं करंट अफेयर्स का, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा संबंधित एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज भी देते हैं आपको, ताकि आप लोग उसकी तैयारी देख सकें। उसमें सभी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये ले सकते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि एसएससी जीडी में 4 महीने का बेसिक मेंबरशिप ऑलरेडी जुड़ जाता है, वो इतने ही प्राइस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2024 में किन 2 देशों की यात्रा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया है आंसर इसका, पोलैंड और यूक्रेन। ठीक है, क्या है? पोलैंड और यूक्रेन। देखिए, पोलैंड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है वो 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है पोलैंड में, ठीक है। और यूक्रेन में 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। तो दोनों जो है बहुत लंबे अरसे के बाद भारतीय कोई प्राइम मिनिस्टर गया था, और वो गए थे अभी नरेंद्र मोदी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैप में भी देख लेते हैं उन सब देशों को, दोनों देशों को, फिर डिटेल बात करेंगे। प्यारा भारत है यहाँ पर, और आप देख लीजिए कि पोलैंड जो ना वो यहाँ पर है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है पोलैंड, ओके। ये वाला हिस्सा ये यूरोप है, उसमें पोलैंड है। और यूक्रेन को देखेंगे अगर हम, यूक्रेन यहाँ पर रहा, ये है यूक्रेन, ठीक है। यहाँ वाला जो है ना वो है यूक्रेन। तो इन दोनों देशों की यात्रा पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन होते हैं, फिर और डिटेल बताएंगे आपको, मैप के जरिए बताएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की यात्रा के दौरान राजधानी वार्सो में भारत से जुड़े किस स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, या किन स्मारकों पर? आंसर का इसका उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। कोल्हापुर राज परिवार, डोबड़ी महाराज, बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा और डिटेल हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये कोल्हापुर स्मारक पे गए और वहाँ पर इन्होंने श्रद्धांजलि दी, फिर डोबड़ी महाराज स्मारक पे गए, और फिर बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो। ये सब कुछ भारत से भी जुड़ा हुआ है, भारत से जुड़ा हुआ है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, विदेश से रिलेटेड में। अब सवाल यहाँ पर लेते हैं हम लोग, इस तरह से क्वेश्चन आएगा अगला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की यात्रा के दौरान किस भारतीय महाराज का स्मारक का नाम है? क्या है स्मारक का नाम? गुड महाराजा स्क्वायर। तो वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुड महाराजा स्क्वायर ये किसका है? तो ये आंसर का इसका डोबड़ी महाराजा। क्या है? डोबड़ी महाराजा। और उनका अगर हम नाम देखेंगे तो पूरा नाम है इनका दिग्विजय सिंह जी रतन जी जडेजा, ठीक है। ये नाम है पूरा नाम, ये भी नाम आप एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पोलैंड की राजधानी वार्सो में पहुंचे थे 21 अगस्त को। तो उन्होंने डोबड़ी महाराजा मेमोरियल पर वहां जाकर पुष्पांजलि या श्रद्धांजलि अर्पित की वहां पर। और वार्सो में ये गुड महाराजा चौराहा भी है वहां पर, और वहीं पर ये स्मारक बनाया गया है। ये स्मारक देख लीजिए, ये स्मारक है डोबड़ी महाराजा स्मारक। इस स्मारक पर प्राइम मिनिस्टर ने पोलैंड के उन लोगों के वंशजों से भी मुलाकात की जिन्होंने जाम साहब, मतलब जिन्हें जाम साहब डोबड़ी महाराज, इनका जो नाम आप देख रहे हैं दिग्विजय सिंह जी रतन जी जडेजा, इनको जाम साहब के नाम से भी जाना जाता था, और उन्हीं के नाम से फिर जामनगर नाम पड़ गया था, ओके। तो ये तो देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे, और 45 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा थी, ठीक है। तो वहाँ पर पूरा बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ। वहाँ के जो पोलैंड गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है डोनाल्ड टस्क। क्या नाम है? डोनाल्ड टस्क। ये देख रहे हैं आप। तो उन्होंने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, और बहुत सारी बातचीत हुई है। अब ये सवाल यहाँ पर होगा कि डोबड़ी महाराज, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में कि डोबड़ी महाराज के बारे में बताएं, या डोबड़ी महाराज कहाँ के थे, या उनका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम तो दिग्विजय सिंह जी रतन जी जडेजा है। उनका जन्म हुआ था 18 सितंबर 1895 को,
1895 को जन्म हुआ था उनका और निधन हुआ था 1966 में। लंदन से उन्होंने पढ़ाई की थी और 1919 से 1931 तक उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सेवा भी की थी। 1933 में अपने चाचा और प्रसिद्ध क्रिकेटर जाम साहब रणजीत सिंह, उसके बाद नवानगर के शासक के रूप में काम किया था। ठीक है, तो नवानगर के ये शासक थे दिग्विजय सिंह जी, रतन जी जडेजा, मतलब उनके नाम, दोनों का नाम जो है ना वो जुड़ा हुआ है एक साथ। वैसे आप दिग्विजय सिंह जी भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में वो उनको जो है ना वो 1947 तक लेफ्टिनेंट जनरल के मानद पद से वो रिटायर्ड हुए थे, मानद उनको मिला हुआ था। अब सवाल ये होगा कि आखिर क्या वजह है कि डोबड़ी महाराज का इतना बड़ा गुड महाराजा स्क्वायर वहाँ पर है और इतना सम्मान है, आज सम्मान से लोग वहाँ पर उनको एक तरह से पूजते हैं। ठीक है, बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, 1942 की बात है, जब महाराजा डोबरी उन्होंने पोलैंड में जो सताए हुए लोग थे ना उनको शरण दी थी, और ख़ास तौर पर पोलिश बच्चों को। पोलैंड के लोगों को पोलिश कहा जाता है, तो उनके बच्चों के लिए उन्होंने जामनगर में, जो अब नाम उसका जामनगर है और उस वक्त नवानगर नाम हुआ करता था, तो वहाँ पर चिल्ड्रन कैंप की स्थापना की थी। हुआ क्या था, मैं आपका मैप के ज़रिए आपको दिखाना और बताना चाहता हूँ। ठीक है, प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं यूरोप की ओर और पोलैंड को देख लेते हैं। पोलैंड मैंने आपको बताया था मैप के ज़रिए, ये जो रहा ना यहाँ पर ये है पोलैंड। ठीक है, और इधर है ये जर्मनी, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, और इधर ये सोवियत संघ हुआ करता था, बाद में ये बेलारूस हो गया, ये यूक्रेन हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार के बहुत वक्त बाद, 90-91 के बाद। ठीक है, तो हुआ यूँ कि ये जो जर्मनी है उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार के समय आपको पता है कि हिटलर उसका शासक था, और हिटलर जो है ना उसने हमला कर दिया था पोलैंड पर, और फिर आगे बढ़ता हुआ रूस की ओर भी बढ़ गया था। ठीक है, तो अब हुआ ये था कि वहाँ पर उस देश में तकरीबन 50 लाख लोग मार दिए गए थे नाजी जर्मन जो सैनिक थे उसके द्वारा, और ये पोलैंड की 17% आबादी थी। अब आप कहेंगे ये क्या है मामला, तो ये देखिए बीबीसी का न्यूज़ मैंने आपको दिखाने के लिए, ताकि आप समझ सकें। ये न्यूज़ वैसे तो न्यूज़ नहीं है, आर्टिकल है, ये 2019 का है, और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है एस्टिमेट्स वेरी बट मोर देन 5 मिलियन, यानी 50 लाख पॉलिश सिटीजन वेयर किल्ड ड्यूरिंग द वॉर। ये सेकेंड वर्ल्ड वार की बात हो रही है, और वो 17% ऑफ पॉपुलेशन थे उस देश के। अब हुआ ये कि जर्मन्स जो है ना वो वहाँ मारे जा रहे थे, काट रहे थे, मतलब मार रहे थे लोगों को, आम लोगों को बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि पोलैंड जो है ना वो अभी मैप में आ जाएगा, हाँ यहाँ पोलैंड है। तो अब हुआ ये कि यहाँ से बहुत सारे बच्चों को, कई हज़ार बच्चे थे और महिलाएं थीं उनके साथ, तो वो यहाँ से अलग अलग जगहों से होते हुए वो भागे। कुछ तो इधर से वाया समुद्र वो इस तरफ से भाग के आए, और कुछ रास्ते से भी भाग के आए, और उसको वहाँ से लोगों को शिफ्ट करने में, बच्चों को शिफ्ट करने में रूस ने भी मदद की थी। और वो यहाँ पर जामनगर, ये जो प्यारा भारत है, वहाँ ये गुजरात है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये है गुजरात। तो यहीं पर ये इलाका जो है ना यहाँ पर जामनगर है। ठीक है, यहाँ पर जामनगर है ये वाला हिस्सा। तो वहीं पर पोलैंड के बच्चों को, बहुत सारे हज़ारों बच्चों के लिए वहाँ डोगरी के महाराजा ने पूरा व्यवस्था किया था, और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से वहाँ के लोग मुझे बापू कहते हैं, मतलब वहाँ उनको बापू कहते थे डोगरी के महाराज को, तो मैं भी आपका बापू हूँ। और आज पोलैंड में डोबड़ी यानी उनके मतलब डोबड़ी महाराजों को याद किया जाता है, और पोलैंड में लोग बहुत ही उदारता से बहुत सम्मान देते हैं उसको। ठीक है, और जामनगर का नाम भी मैंने पहले बताया कि जामनगर का नाम वो नवानगर था पहले, बाद में नवानगर सल्तनत जब भारत में विलय हो गया उसका आज़ादी के बाद, तो फिर उसका नाम जामनगर कर दिया गया था, क्योंकि जाम साहब कहा जाता था उस महाराज को। ठीक है, तो ये तो आप समझ चुके होंगे। अब एक और बात मैं बताऊं, एक और कोल्हापुर स्मारक भी है। ठीक है, पोलैंड में। ये सब जो भी बात मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनिए, समझिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जुड़े हुए क्वेश्चन, खासतौर पे यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस, इन सब एग्जामिनेशन में अंदर से क्वेश्चन आते हैं, और इसके अंदर से
वन लाइनर भी क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर्स में, डेली के जो वनडे एग्जामिनेशन है यानी उसमें आ सकता है। तो कोल्हापुर के भी बात कर लें, कोल्हापुर स्मारक पर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के वॉर्सो में वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है। कोल्हापुर के महान शाही परिवार है, हालांकि उसका नाम जो है ना कहीं भी मुझे जिक्र नहीं मिला, जैसे कि यहाँ डोगरी के महाराजा का नाम मिल गया, लेकिन वो कोल्हापुर के महाराजा का नाम मुझे नहीं मिल पाया। मैंने बहुत सारी वेबसाइट सरकारी भी ढूंढी लेकिन नहीं मिला। तो वो क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो भयावहता थी उसे पोलिश महिलाओं और बच्चों को वहाँ भी आश्रय दिया गया था। वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र जो है ना वो आपको पता है ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला महाराष्ट्र, यहीं पर इस जगह पर ये कोल्हापुर है जगह पर, ठीक है। तो कोल्हापुर शहर के निकट ही वलीवाडे एक गांव है, वहीं पर 5000 से अधिक पोलिश लोग रहे वहाँ पर एक, और जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ मतलब उसके कई वर्षों बाद तक वो वहाँ कार्यरत है और फिर लौटे। तो अब उन लोगों को जो वहाँ सहायता मिली थी वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है। अच्छा, इस जगह पर कोल्हापुर में ना जो वहाँ का वातावरण है चुना गया था, वहाँ का वातावरण कुछ कुछ मेल खाता था, उस वक्त की बात कर रहे हैं। अब तो गर्मी धीरे धीरे बढ़ी है, ठीक है। तो ये है पूरा, ये दो चीज़। एक और मैं आपको बताऊं, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें एक और बात थी एक जगह और की, बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो। ये भी आप ध्यान कर लीजिए क्या है ये बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो। ये स्मारक क्या है कि पोलैंड में भारत और अन्य देशों के उन सैनिकों के बलिदान और वीरता का स्मरण करता है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भारत से बहुत सारे लोग ब्रिटिश आर्मी में नियुक्त होकर, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नियुक्त होकर वहाँ पहुँचे थे, ठीक है, लड़ने के लिए। तो और वहाँ पर उनकी बहुत सारी मौत हो गई थी जो जर्मनी, नाजी जर्मनी से लड़ते हुए। तो उस लड़ाई की याद में ये उन भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान के याद में ये स्मारक वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये है स्मारक, और भारतीय जो थे सैनिक ब्रिटिश इंडियन आर्मी उसके लोगों के लिए ये उस जो जिनका निधन हो गया था, डेथ हो गई थी, उनके लिए स्मारक है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पूरी बात आप समझ चुके होंगे, एक एक चीज़ समझ लिया आपने, ओके। चलिए अब हम लोग, अच्छा हाँ, उस वक्त के फ़ोटोग्राफ हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और जिस तरीके से ये पोलैंड पूरा तबाह हो गया था, बमबारी में बुरी तरह से तबाह हो गया था उस दौरान, ठीक है। पोलैंड की जो सीमा कहाँ कहाँ लगती है कुछ डिटेल मैंने यहाँ पर दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये सब PDF में मिल जाएगा आपको। प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क, राष्ट्रपति हैं वहाँ के आंद्रजे डूडा, राजधानी वार्सा है, पॉलिश भाषा है वहाँ पर, और मुद्रा है पॉलिश जुलॉटी, ठीक है। इसकी सीमा लिथुआनिया, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और जर्मनी से लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि ये करंट अफेयर्स हम लोग जो लेकर आते हैं आपके लिए, बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, आप समझ सकते हैं 20-30 मिनट के वीडियो में। तो बस आपका जो एक लाइक होता है वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ गलत हो गया है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के किस शहर में स्थित अज्ञात सैनिकों के स्मारक, उसको श्रद्धेय स्मारक भी बोला जाता है, तो उसको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वार्सो में ही उन्होंने ये किया है, अज्ञात सैनिकों का जो मकबरा कहिए या स्मारक कहिए, वहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। ये सब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय का है, जो अज्ञात सैनिक है जिन्होंने पोलैंड के लिए जो अपनी जान दी, उनके लिए ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये वहाँ राष्ट्रीय जो कब्र है उनमें उसी के पास में है ये, और इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था और सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए भी ये माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब यूक्रेन की जो यात्रा हुई है उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में यानी भारत और यूक्रेन के बीच में किन समझौतों पर हम सिग्नेचर हुए हैं,
इसका क्या आंसर होगा? आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी पर सिग्नेचर हुए हैं, ठीक है। और क्या क्या है? मानवीय मदद को लेकर सहयोग का समझौता हुआ है, सांस्कृतिक सहयोग का समझौता हुआ है, कृषि और विज्ञान में सहयोग का समझौता हुआ है। इसके अलावा एक और है, 4 टोटल है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है। तो ये जो ना 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, 3 और ये 4। तो 4 समझौते मूल तौर पर वहाँ पर हुए हैं। प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को इस देश में पहुंचे थे। यूक्रेन में युद्धग्रस्त देश है, ऐतिहासिक यात्रा ये मानी गई है, क्योंकि यूक्रेन जब आज़ाद हुआ, अलग हुआ सोवियत संघ से, उसके बाद किसी प्राइम मिनिस्टर की ये पहली यात्रा थी। इसलिए मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस पर और थोड़ा डिटेल आपको बता रहा हूँ। और वो पहुँचे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनके निमंत्रण पर पहुँचे थे, ठीक है। तो ये बात हुई है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब मैप में एक बार और मैं दिखा देता हूँ, प्यारा भारत है और जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा रशिया, विशालकाय रशिया है, ओके। और यूक्रेन ये वाला रहा है, ये अलग अलग कलर में हमने कर दिया है, ये यूक्रेन है और ये रशिया है। और जो युद्ध शुरू हुआ है काफ़ी वक्त हो चुके हैं, उसमें अभी अगर हम मैप में देखेंगे ना, तकरीबन इतना बड़ा हिस्सा ये रूस के कब्जे में है, ओके। सेना आगे बढ़ रही है। अभी इस महीने अगस्त में ऐसा हुआ है कि कुछ क्षेत्रों में, रूस के क्षेत्रों में, कुछ इलाकों में कुछ किलोमीटर यूक्रेन की सेना आगे बढ़ी है, ओके। लेकिन ये इस तरफ भी रूस आगे बढ़ रहा है। थोड़ी सी क्षणिक सफलता यूक्रेन को भी दिख रही है, लेकिन युद्ध में नुकसान बहुत बड़ा यूक्रेन का हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा का मतलब क्या रहा। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर काफ़ी, और हिंदू ने भी काफ़ी डिटेल में इस पर लिखा है। तो इंडियन एक्सप्रेस की जो बातें हैं उसको मैं थोड़ा यहाँ कोट करना चाहूँगा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यूक्रेन में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की ये ऐसी ऐतिहासिक यात्रा तब हुई है जब यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता का जश्न भी मना रहा है। हालांकि ये संयोगवश नहीं है, ये उस संतुलन का हिस्सा है जिस पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो ना रूस और यूक्रेन, या कहें रूस और पश्चिमी देशों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको पता है कि जुलाई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मॉस्को यात्रा पर गए थे और उसकी वजह से पश्चिमी देश जो है ना, खासतौर पर अमेरिका, वो टेंशन में आ गया था। और यूक्रेन के वासी तो बहुत आहत हुए थे, क्योंकि हुआ ये था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यात्रा के समय ही उस वक्त कीव में बच्चों के अस्पताल पर रूसी मिसाइल ने हमला किया था और उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से गले मिलते हुए दिखाया गया था और उनको सबसे प्यारा दोस्त बताया था पुतिन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो हमले के समय एक मतलब संदेश जो है वो चल रहा था कि शांतिवादी गुट निरपेक्षतावाद के बावजूद जो है वो भारत जो है रूस का दृढ़ सहयोगी बना हुआ है और ये जो युद्ध अपराध हो रहे हैं उसकी निंदा करने को भारत तैयार नहीं है। तो रूस से जो मुलाकात हुई, मतलब रूस में जो ये मॉस्को में जो गले मिले, उससे पूरे दुनिया के बीच में भारत को लेकर एक अलग तरह का अनुभव किया गया। खासतौर पे अमेरिका बहुत ही टेंशन में आ गया था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के बावजूद जो 69 वहाँ पर लोग भारतीय जो उनको ज़बरदस्ती यूक्रेन के खिलाफ लड़वाया जा रहा है, उसको वहाँ से मतलब कहा भी कि उनको भारत भेजा जाए, लेकिन वो अभी तक वो लोग आ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ये राजनीतिक रूप से अपना संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में इसको देखा गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कीव यात्रा हुई है, कीव मतलब यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहाँ पर वो पहुँचे। और ये भी सवाल हो सकता है कि हाँ, कि वो कैसे पहुँचे हैं। तो ट्रेन से पहुँचे, प्लेन से नहीं पहुँचे, ट्रेन से पहुँचे। क्योंकि ट्रेन से पहुँचना ज़्यादा सुरक्षित रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो भी हवा में वस्तुएं हैं जो भी जा रही हैं उस पर रूस जो है अटैक कर दे रहा है और यूक्रेन भी अटैक कर दे रहा है, तो कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए ट्रेन से यात्रा की गई है। और इस दौरान ज़रूर रूस को पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर जा रहे हैं, तो उस वक्त हमला नहीं करना है, ये सब चीज़। तो देखिए, मामला ये है कि
अमेरिका जो है ना बहुत आहत हो गया था। तो और चीन का सीधे करीबी है, चीन बहुत मदद कर रहा है अभी इस पूरे युद्ध के दौरान रूस का। तो दोनों तरफ से तालमेल बराबर रहे, ये भी माना गया, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि ये शक्ति संतुलन की एक कोशिश थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा, पोलैंड फिर उसका जो यूक्रेन पहुंचे थे वो। और आपको पता होगा कि मैं आपको बताऊं कि इस यात्रा के बाद जैसे ही वो पहुंचे हैं वैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनसे फ़ोन पर बात की, उनको बताया कि ये हम गए वहाँ पर और ये हमने कुछ शांति की कोशिशें की हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत की और बताया कि हम ऐसे गए थे वहाँ पर। ठीक है, तो और बहुत सारे लोग और बहुत ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि शांति करवा देंगे वहाँ, युद्ध ख़त्म करवा देंगे। देखिए, युद्ध ख़त्म करवाने नहीं गए थे, यहाँ पर मुद्दा ये था शक्ति संतुलन का मुद्दा था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगर आप भी लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर कर दें। ठीक है, अब चलते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक और लेते हैं, युद्ध से रिलेटेड है। क्वेश्चन होगा, किस देश की रिहायशी इमारत, उसका नाम है वोल्गा स्काई में 26 अगस्त 2024 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हुआ? आंसर का रूस। एक बार वो हमला दिखा देते हैं आपको। ये तो न्यूज़ देख रहे हैं आप, और ये देखिए, ये जो है वो ड्रोन है और इसने मारी टक्कर इस बिल्डिंग में। ऐसे ही हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, लेकिन वो पूरा का पूरा प्लेन टकराया था, दो प्लेन टकराया था, तो वो पूरा का बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी। लेकिन यहाँ चूँकि ड्रोन था, ये आग तो निकली है लेकिन कुछ लोग घायल हुए, मौत नहीं हुई, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा कोई नुकसान नहीं हुआ है वहाँ पर। लेकिन इसके जवाब में रूस ने रात भर बरसाए गोले, पूरा ज़बरदस्त ढंग से बमबारी की है जवाबी रूस ने, और 35 शहरों में, यूक्रेन के 35 शहरों में ताबड़तोड़ बम बरसाए बुरी तरीके से। और यहाँ पर एक और बात है, रूस ने इस घटना के बाद रूसी बम वर्षक, उसका नाम है टोपोलेव, तो उसने यूक्रेनी एरोस्पेस में घुसकर भारी बमबारी की है। ठीक है, और यहाँ तक कि पोलैंड के सीमा तक जाकर, पोलैंड में नहीं, वो पोलैंड से सीमा से पहले ही वहाँ भी बमबारी की गई। और एक तरह से रूस ने संदेश दिया है नेटो को कि देख लो, अगर हम पर ज़्यादा कुछ हुआ तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये स्थिति है इस युद्ध की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ये फिर से वही मैप के ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, रूस और यूक्रेन का जो मसला है वो। ठीक है, ये रशिया हो गया और यहाँ पर ये यूक्रेन हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश के 20वें सेनाध्यक्ष या कहें पूर्व सेनाध्यक्ष, उनका नाम बताएं जिनका निधन हो गया 18 अगस्त 2024 को। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि 20वें कौन थे? आंसर होगा जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन। जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन, एक्स आर्मी चीफ, उनका निधन हो गया है। 20वें सेनाध्यक्ष थे वो भारत के। तिरुवनंतपुरम केरल में उनका जन्म हुआ था, 1940 में निधन हुआ 18 अगस्त 2024 को। 83 ईयर के थे, उम्र संबंधित बीमारियों की वजह से, समस्याओं की वजह से निधन हुआ। और वो अक्टूबर 2000 से लेकर दिसंबर 2002 तक वो सेना प्रमुख के पद पर उन्होंने काम किया। 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में काम करने का उनका अनुभव रहा है। ठीक है, अगर सवाल हो कि अभी वर्तमान सेना प्रमुख कौन है, वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्कॉम ने संगठन का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया? आंसर होगा सिंधु गंगाधरन। ठीक है, सिंधु गंगाधरन। तो ये आईटी उद्योग का एक संगठन है, नेस्कॉम कहिए उसको, तो सैप लैब्स कहिए, तो उसकी एमडी हैं सिंधु गंगाधरन। तो उनको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ये होता है।
और ये रहा फोटोग्राफ इनका नया चेयरपर्सन का। ठीक है। नेस्कॉम जो है वो गैर लाभकारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है और भारत में जो आईटी उद्योग है वो करीब 180 बिलियन डॉलर का, तो उसका एक टॉप उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई करेगा और 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ये आयोजन होने वाला है। इससे पहले ये बांग्लादेश में मतलब हो रहा था, चल रही थी बात, लेकिन अब यूएई में इसको कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर और मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती पर ये 29 अगस्त को ये मनाया जाता है और सरकार ने ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार का भी नामकरण किया हुआ है। तो दोस्तों मित्रों, ये था करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो कोर्सेज हैं अलग अलग ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं और मेंबरशिप प्लान है आप सबके लिए, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।